आरएएस प्री परीक्षा 2024 हेतु संचालित टेस्ट सीरीज नंबर 1 का यह तीसरा वीडियो पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। इस पार्ट के पहले प्रश्न पर और सीरीज के 51वें प्रश्न पे हम सीधा चलते हैं। भारत में पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर किन 2 शहरों को जोड़ता है? अब यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। कोलकाता से बम्बई, सिलचर से पोरबंदर, गुवाहाटी से दिल्ली और चेन्नई से अमृतसर। तो इसमें सही आंसर साथियों आपको सिलचर से पोरबंदर करना था, क्योंकि सिलचर जो है वो असम का एक स्थान है और पोरबंदर गुजरात का स्थान है। आपको पता है पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर जो है वो लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है, गुजरात से लेकर असम तक। और ये जो दोनों पॉइंट पोरबंदर और सिलचर को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका जो नाम है वो NH-27 है। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर में राजस्थान के 7 जिले शामिल हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? बारां है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है, कोटा और चित्तौड़। उसी प्रकार पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर से संबंधित प्रश्न बन सकता है, तो निश्चित रूप से उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, गलियारा है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और लगभग 3800 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग है और राजमार्ग संख्या 44 इसका नाम दिया गया है। और यह राजस्थान के केवल एकमात्र जिले में धौलपुर में से होकर गुजरता है। साथ ही प्रश्न ये भी बन सकता है कि पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर और उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के कौन से जिले में मिलते हैं, तो वो आप इसमें थोड़ा सर्च कर लेना। मेरे हिसाब से धौलपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 52वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो है वो आपका विकल्प नंबर 3 पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। आपको इसका आंसर बताना था। 53वां प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने इसको गलत किया है। कहवा तथा, देखिए एक तरफ कथन है, एक तरफ उसका कारण है। कहवा तथा चाय दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? कहवा और चाय दोनों फसलों को उगने के लिए समान पारिस्थितिक दशाएं आवश्यक है। तो यहाँ पर जो कारण है वो गलत है। वो कारण मतलब कथन सही है और कारण गलत है। चौथा नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। और कारण गलत इस वजह से है क्योंकि कहवा को चाय के बजाय कम वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और इनके जो दोनों का जो टेम्परेचर है, आवश्यक टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो कहवा और चाय जो है वो समान तापमान और समान वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं होती। हालांकि ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में दोनों होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों में भी सारों में एक समान टेम्परेचर नहीं होता। 54वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पर एक तरफ तो औद्योगिक केंद्र है और एक तरफ उद्योग है। तो यहाँ पर ये रिसरा कागज, काकीनाडा जूट, चितरंजन सीमेंट और पोरबंदर रेल इंजन। तो यहाँ पर जो आपके 4 विकल्प हैं उसको उल्टा सुल्टा आपको मिलाना था, इसको सही सुमेलित करना था। तो आपको पता है रिसरा में जूट के कारखाने हैं, काकीनाडा में कागज के हैं, चितरंजन में रेल इंजन बनाने का कारखाना है और पोरबंदर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो तीसरा विकल्प है 2, 1, 4, 3 वो आपका सही आंसर इसमें होना चाहिए था। अब आपने उसका क्या आंसर किया है? आप यदि इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों को गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जो अध्ययन है उसमें कमजोरी है और आपको थोड़ा और गौर करने की आवश्यकता है। निम्न में से भारत की प्रथम पारिस्थितिकी नगर कौन सा है? तो ये जो आपका लभासा नहर नामक स्थान है महाराष्ट्र में, वो भारत का प्रथम पारिस्थितिकी नगर है। और विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम
पारिस्थितिकी नगर आपके चीन देश में डाल्टन नामक एक स्थान है, वहाँ उसको विश्व का प्रथम पारिस्थितिकी नगर कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर जो 55वें प्रश्न का आंसर है वो नंबर 3 होगा। लेकिन यदि विश्व का, क्योंकि आरएस प्री में वैश्विक दृष्टिकोण से भूगोल के बारे में आपकी जानकारी पूछी जा सकती है, तो वैश्विक स्तर पे भी इस प्रकार के डेटा पूछे जा सकते हैं, और ये आप ध्यान रखना। 56वां प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्तर पूर्व के किन राज्यों को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो आपको मिजोरम अंकित करना था, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो मिजोरम राज्य है उसको मोलेसिस बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर असंगठित और मृदुल चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ये नाम इसको दिया गया है। 57वां प्रश्न है कथन और कारण वाला, फिर से ये एक प्रश्न आया है। कथन है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से अधिक पुराना है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं और इन नदियों की घाटी चौड़ी और उथली होती है। तो ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो 2 नंबर का विकल्प आपको इसमें सही आंसर करना था। अब 58वां प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का प्रमुख रूप से निर्यात किस देश को किया जाता है? प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो मैग्नीज का उत्पादन होता है उसका सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो इसमें आपको आंसर करना था जापान। देखिए साथियों, भारत विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक देशों में से एक है और अपना जो अधिकांश निर्यात मैग्नीज का करता है वो जापान को करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक जो मैग्नीज का उत्पादन होता है, लगभग 37% जो मैग्नीज है उसका उत्पादन अकेला चीन देश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। 59वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का पहला जैवमंडल निश्चय है? तो ये सामान्य सा प्रश्न है। जैवमंडल निश्चय जो है बायोस्फीयर, वो नीलगिरी जैवमंडल भारत का पहला जैवमंडल है। लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और साइलेंट वैली तथा नीलम्बूर का सारा वन क्षेत्र इसके ढालों पर स्थित है। 60वां प्रश्न देखिए, भारत में नीली क्रांति का मतलब आपको पता होना चाहिए। नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन से। तो भारत में नीली क्रांति का सर्वाधिक सफल प्रयोग निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो आपके जो आंध्र प्रदेश है वो उसका सही आंसर होना है, क्योंकि सर्वाधिक जो मछलियां उत्पादन होती हैं वहाँ पर आंध्र प्रदेश में होती हैं, और इसी वजह से जो नीली क्रांति है वो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में कुड़प्पा क्रम की प्रमुख चट्टानें कौन सी हैं? तो यहाँ जो क्वार्ट्जाइट चूना पत्थर और बलुआ पत्थर नाम से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, वो आपके 61वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसका नामकरण आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, कुड़प्पा जिला है, तो कुड़प्पा जिले में ये पाई जाती हैं। इस वजह से कुड़प्पा के नाम से इसको कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कही जाती हैं और अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार अधिकांश जगह पर मिलता है। अब आप राजस्थान के कल्चर से एक प्रश्न है, नाथू, मुराद, रामलाल, अलीराज इत्यादि चित्रकारों का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो ये जो भी हैं वो बीकानेर के उस्ता इत्यादि जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादातर कलाकार होते हैं और बीकानेरी चित्र शैली से इसका संबंध रहता है। 63वां प्रश्न देखिए, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं, जुरासिक का मतलब है जहां जिस समय डायनासोर इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उस कालखंड को जुरासिक कालखंड कहा जाता है। और राजस्थान में मात्र 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। एक तो है आपका जैसलमेर और एक है आपका बाड़मेर। तो बाड़मेर और जैसलमेर ही 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कुड़प्पा क्रम ये जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। 60वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
अब यहाँ पर 4 कथन हैं और 4 कथन में से 3 कथन आपके सही हैं, 1 कथन आपका असत्य है। असत्य कथन को आपको चयन करना है। देखिए 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राज्य को 2 समान भागों में बांटती है, ये बिल्कुल सही है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेतीले रेगिस्तान को 2 भागों में अर्थात शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटती है। तो 50 सेंटीमीटर वाली बात भी सही है, 25 सेंटीमीटर वाली बात भी सही है। और राज्य का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 32 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं 38 डिग्री सेंटीग्रेड राज्य का औसत तापमान है। ठीक है, अब 65%। अभी चौथा विकल्प आपको पता है कि राज्य की औसत वार्षिक वर्षा तो 58 सेंटीमीटर है। ट्रेडिशनल जीके में बहुत दिनों से 5, 7, 10 साल से यही पढ़ते आ रहे हैं हम। तो राज्य का वार्षिक औसत तो 58 है, औसत तापमान 38 है। तो तीसरे नंबर का विकल्प आपको सही आंसर यहां पर मार्क करना था। राजस्थान में माउट के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? राजस्थान में, ये थोड़ा सा राजस्थान इधर हो गया, राजस्थान में माउट के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, ये प्रश्न ऐसे है। तो यहां पर 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं? ये राज्य में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये गेहूं जौ और सरसों हेतु गोल्डन ड्रॉप से अर्थात अमृत की बूंदों के समान काम करता है, तो ये वाक्य भी सही है। ये दिसंबर से जनवरी के मध्य होता है, तो ये भी लगभग सही है। ये बरसात राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक होती है, तो यह दक्षिणी भाग में नहीं होती है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में माउट होती है। और विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ही माउट होती है। जो सर्दियों में बरसात होती है वो इन 3 स्टेट में ज़्यादा होती है। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होती है, नॉर्थ राजस्थान में ज़्यादा होती है, दक्षिणी राजस्थान में माउट कम होती है। तो चौथा विकल्प जो है वो आपका गलत हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाहों को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहां पर देखिए साथियों, अब मुजरिस, ताम्रलिप्ति, कावेरी पट्टनम और कोची सही विकल्प होगा। यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सूरत भी तो प्राचीन भारत का बंदरगाह था, इधर आपका लोथल और धोलावीरा भी था। फिर तो यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो उपलब्ध विकल्प हैं उसमें चारों, जो पहला विकल्प है उसमें चारों बंदरगाह थे और प्राचीन भारत के थे। ठीक है, अब जैसे दूसरे विकल्प में बात करें तो दूसरे में कोलकाता, चेन्नई इत्यादि तो क्या थे, ये आधुनिक भारत के आ गए। तो यहाँ पर इस चीज को स्किप करते हुए पहले जो विकल्प है उसको हमको मार्क करना था। 67वां प्रश्न देखिए, निम्न में से अलवर का कौन सा शासक चंद्रशकी नाम से कविता लिखा करता था? तो अलवर के एक राजा हुआ करते थे, मूसी रानी के पति राजा बख्तावर सिंह। उन्होंने 14 नवंबर 1803 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो ये जो बख्तावर सिंह हैं, ये जो मूसी रानी के पति थे, वो एक साहित्यिक नाम उनका था चंद्रशकी। तो इस चंद्रशकी नाम से ही कविता लेखन का काम किया करते थे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। तो आपका सही जो आंसर है वो बख्तावर सिंह यहां पर करना था। इसके अलावा देखिए, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचान करना है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचान करना है। तो यहां पर आपको यदि एक चीज ध्यान रह गई कि गांधी और नेहरू के बीच राणा प्रताप को आपने बैठा दिया, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले तो गांधी सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर आपका जवाहर सागर आएगा और लास्ट में कोटा सागर आएगा। तो 2 नंबर का जो विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 69वें प्रश्न की तरफ देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत जयपुर में 1904 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने शुरू की थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी, तो ये भी सही है। चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था, वाक्य बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाले तीनों वाक्य सही हैं, लेकिन जो चौथा वाक्य है वो गलत है, क्योंकि धौलपुर का समझौता जो है
वो सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच नहीं हुआ था। धौलपुर का समझौता में जो कछवाहा शासक था वो प्रताप सिंह नहीं था, जय सिंह था। और पेशवाओं मराठों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व इस समझौता में किया था वो पेशवा बालाजी बाजीराव था। और ये जो समझौता है वो 1741 में हुआ था। अभी 70वें प्रश्न पे हम चलें उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूं साथियों, जो अभी करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। तो उन स्थानों का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक तो डीग जिला को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड मिला है और इस यज्ञ कुंड में मौर्यकालीन कुछ धातु के सिक्के मिले हैं और एक मातृ देवी की सिर की प्रतिमा भी यहाँ पर मिली है। तो डीग को आपको ध्यान रखना। मुझे पता है कि मैं थोड़ा विलग जा रहा हूँ आपका मेन प्रश्नों से, लेकिन मुझे याद आ गई 4-5 स्थान ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। डीग का मैंने बताया, यहाँ पर 2500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड मिला है, इसलिए ये ध्यान रखना है। एक सीकर का काजल सीकर है। सीकर जिले में काजल सीकर काफी चर्चित रहा है क्योंकि यहाँ पर 7वां रोपवे, राज्य का 7वां रोपवे बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वो ध्यान रखना है 2 राष्ट्रीय राजमार्ग आपको ध्यान रखना है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 क्या है? ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और लगभग 3800 किलोमीटर लंबा है और भारत के 15 राज्यों से मिलकर ये होकर गुजरता है। और राजस्थान की बात करें तो NH 44 जो है वो राजस्थान में केवल एक धौलपुर जिले से होकर ही गुजरता है। अच्छा, इसको उत्तरी दक्षिणी गलियारा भी कह सकते हैं। और एक NH 27 का नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि NH 27 जो है वो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और लगभग 3300 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है। अब 70वें प्रश्न पे पहुंच रहे हैं क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स का ही है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए कितनी राशि प्रति छात्रा प्रति वर्ष प्रदान की जाती है? तो यहां पर साथियों ध्यान रखना 15,000, 25,000 और 40,000, ये 3 फिगर्स को आप ध्यान रखना। एक तो 15,000 अर्थात यदि बालिका 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पढ़ रही है तो वहां उसको 15,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि बच्ची ग्रेजुएशन कर रही है, BSc कर रही है तो उसको 25,000 रुपये दिया जाएगा योजना अंतर्गत। और यदि बच्ची PhD करती है कृषि में, एग्रीकल्चर से PhD करती है तो उसको 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो 15,000, 25,000 और 40,000 की तीनों फिगर्स को आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीनियर सेकेंडरी पे ही छात्रवृत्ति की राशि पहुंचे। हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन लेवल पर छात्रवृत्ति की राशि पहुंच ले, या हो सकता है कि PhD करने पर, एग्रीकल्चर से PhD करने पर छात्रवृत्ति की राशि पहुंच ले। तो किसी भी परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से झालावाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने हरिजन हितार्थ युग की मांग से परे जाकर झालावाड़ के सभी मंदिरों के द्वार हरिजनों हेतु खुलवा दिए थे? तो देखिए साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परंपरागत प्रश्नों से विलग है, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर था वो झाला राजेंद्र सिंह आपको करना था। ये झाला राजेंद्र सिंह जी जो थे वो छुआछूत के बहुत ही कट्टर विरोधी थे और उन्होंने एक संस्था बनाई हरिजन हितार्थ, और उसी संस्था के थ्रू उन्होंने युग की मांग से जाकर झालावाड़ के जितने भी मंदिर थे उन सभी मंदिरों में हरिजन लोगों के प्रवेश पर लगी रोकों को हटा दिया था। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सभी मंदिर हरिजनों और निम्न जाति के जो लोग, तथाकथित निम्न जाति के जो लोग थे, उनके लिए खुलवा दिया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर था ये 73वें प्रश्न का, वो है आपका झाला राजेंद्र सिंह। 72वां प्रश्न देखिए, किसने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण फिरोजा बेरमदेव के प्रेम प्रसंग को बताया? तो यहां पर साथियों जो सही आंसर आपको मार्क करना था वो है आपके मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर के आक्रमण का कारण ये बताते हैं कि कानड़दे का पुत्र जो वीरमदेव था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करता था। अलाउद्दीन के एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था फिरोजा। फिरोजा
वीरमदेव से प्रेम करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चला तो फिरोजा को समझाया गया, लेकिन वो जब नहीं मानी तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस शर्त पर कि जो है वीरमदेव से उसकी शादी करवा दी जाएगी, तो यहाँ पर अभियान भी भेजा गया था। लेकिन ये सारा प्रकरण सफल नहीं हो पाया और अंत में वीरमदेव की मृत्यु और जो आपकी फिरोजा है वो भी यमुना नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। ये सारा प्रसंग मोहनउत नैणसी ही बताता है और किसी ऐतिहासिक साक्ष्य में इस प्रकार का व्याख्यान नहीं दिया गया है। तो आपका सही जो आंसर है वो मोहनउत नैणसी होगा। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अरावली प्री कैम्ब्रियन अवशिष्ट पर्वत है, ये सही है। हिमालय टर्सियरी वलित पर्वत है, ये भी सही है। डेक्कन ट्रेप ज्वालामुखी संकुद्गार है और पश्चिमी घाट पैलियोजोइक वलित पर्वत नहीं है। तो ये चौथा विकल्प आपका गलत आंसर यहां पर हो जाएगा। अब 74वां प्रश्न है। 74वें प्रश्न पे हम चलते हैं। कथन और कारण वाला ये जो है एक प्रश्न है, ठीक है। राजस्थान में चीनी उद्योग मुख्य रूप से गन्ना उत्पादन पर आधारित है, लेकिन इसकी वृद्धि सीमित है। तो बिल्कुल सही बात है। चीनी से ही जो है गन्ने से ही चीनी राजस्थान में मुख्यतः बनाई जाती है, लेकिन उसका उत्पादन जो गन्ने का उत्पादन सीमित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है? राजस्थान की जलवायु और मिट्टी की स्थिति गन्ने की उच्च उत्पादकता के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि थोड़ा बहुत गन्ना उत्पादन होता है, जिसकी वजह से काम चलाऊ सरकार हमने बना रखी है। हमारा काम चल रहा है, चीनी उत्पादन और उससे संबंधित जो भी उद्योग हैं वो चल रहे हैं। लेकिन एक तो इसमें यहाँ पर मिठास का भाव है, क्योंकि यहाँ पर जो है गन्ना, जो राजस्थान में जो गन्ना उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में जो गन्ना उत्पादन होता है उसकी दृष्टि से गुणवत्ता में बहुत कम है। तो ये परिस्थितियाँ दोनों सही हैं। तो हाँ, यहाँ पर आपको कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर आपको करना था। अभी 75वें प्रश्न पे हम पहुंचे। तो पिछली बार यदि आप में से किसी ने आरएएस प्री दी हो तो उस समय उसमें आपके पिछली बार 2023 वाले आरएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो वाद था 1978 में हुआ था उससे संबंधित। तो यहाँ पर मेनका गांधी वाद से संबंधित एक प्रश्न दोबारा बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा और उचित प्रक्रिया का अधिकार भी शामिल है। तो यहां पर जो विकल्प नंबर 3 है साथियों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, वो आपको सही मार्क करना था। क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि समानता का अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है उसका सर्वोत्तम उत्तर आपका सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 21। अब देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की और उसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है। कोर्ट ने इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया और जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि इससे गरिमा, सुरक्षा, जीवन और न्याय संगत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का अधिकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार है का अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात अनुच्छेद 21 के साथ ही इनको लेकर चलना चाहिए। इस निर्णय ने भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्यायपूर्ण प्रक्रिया की अवधारणा को बहुत ज्यादा मजबूत
किया था। इस प्रकार ये आरएस प्री टेस्ट सीरीज का तीसरा भाग था। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। और यदि इस पेपर की पूरी 150 प्रश्नों की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।